देखो अभी तक अपन ने जो देखा था उसके अंदर क्या था कि कॉन्टैक्ट सरफेस जो थी वो एक होमोजीनियस मीडियम था, ठीक। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है कि अब मीडियम चेंज होगा तो उसमें क्या होता है कि मान लो पहला मीडियम हो सकता है रेयर हो, दूसरा मीडियम क्या हो, डेंसर। तो देखो उसी को पहले अपन प्रूव करते हैं कि क्या होगा चेंज। जैसे मान लो कि ये दो मीडियम को कनेक्ट करती हुई सरफेस है, मतलब ये हो गया हमारे मीडियम 1 और ये क्या हो चुका है मीडियम 2, ठीक है। तो ये मीडियम 1 और ये क्या हो गया मीडियम 2। अपन इसको बोल रहे हैं कि ये है रेयर और ये क्या हो गया डेंसर, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है ना। तो क्या था कि सबसे पहले ये सारी चीज़ जब आई थी तो स्नेल ने ये बताया था कि जब भी कोई लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और वो जिस फैक्टर से डिक्रीज़ होती है उसे अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, ठीक। तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो वो रहती है फ्रीक्वेंसी, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। जैसे अगर मेरे से कोई कहे कि इस मीडियम से इस मीडियम में आ गए तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, कितना एंगल बनाते हुए आई, यह हाइट अपन ले लेते हैं h1 और ये लेंथ ले लेते हैं x। ये जानी तो ऐसे चाहिए थी पर डेंसर में गई तो वो इधर चली जाएगी, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। ये हाइट जो हो गई वो हो गई कितनी h2 और ये कितनी लेंथ हो गई l माइनस x, ये x लेंथ हो गई और ये l माइनस x, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ देखी थी कि हमेशा लाइट वो वाला पाथ चूज़ करती है जिसमें उसको मिनिमम टाइम लगे। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये लेंथ कितनी हो गई h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये वाली लेंथ के अंदर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये h2 है, ये l माइनस एक्स है, तो ये लेंथ कितनी होगी अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अगर मैं कहूँ यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है v2। वैसे तो अपन बाद में देखेंगे कि v1 बाई v2 की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। पहले मुझे ये बताओ यहाँ का टाइम अगर मैं कहूँ टाइम इन मीडियम 1 तो क्या कहोगे, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्पीड कितनी है v1, ठीक है। टाइम इन मीडियम 2 की बात करें तो t2 कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय v2 हो गया। अब टोटल टाइम की अगर अपन बात करें, ये दिख रहा है कि यहाँ इसके नीचे वाला यहाँ तक आ रहा है, तो अगर अपन बात करें टोटल टाइम की तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा t1 प्लस t2, यानी अपन ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय v1 प्लस अंडर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय v2। अब हम ये चाहते हैं कि ये टोटल टाइम मिनिमम हो, क्योंकि लाइट हमेशा वही पाथ चूज करेगी जिसमें टाइम मिनिमम हो। तो अपन क्या करें, किससे आ रहा है ये वेरिएशन x से, तो यहाँ क्या करेंगे कि dt अपॉन dx की वैल्यू किसके इक्वल कर दो, 0 की। तो चलो 0 की इक्वल करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन v1 1/2 h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -1/2, यही आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2x आने वाला है भाई, h1 स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ गया। फिर प्लस 1 अपॉन v2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर -1/2, ठीक। और यहाँ पे ट्वाइस l माइनस एक्स इंटू -1 हो गया। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो देखो जैसे ही 0 में गया तो ये माइनस वाली चीज़ है तो उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, तो ये क्या बनी, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, उसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 1/v1 x अपॉन अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। ये कितना आया ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से ये 2 है ना,
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/v2 L माइनस एक्स अपॉन H2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर? अच्छा ये बताओ x अपॉन दिस ये कितना है? ये वाला एंगल देखो, इसका कॉस अगर आप लेना चाहो तो यही तो कहोगे कि 1/v1 कॉस ऑफ 90 माइनस आई। अगर ये i है, ये 90 माइनस आई होगा, तो ये बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1/v2। ये कितना है? L माइनस एक्स और ये हाइपोटेनियस। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल R था तो ये 90 माइनस R होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये देखो बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ 90 माइनस R। ठीक, तो यहाँ हमने देखा ये बन गया साइन I और उधर से वो आएगा तो वो साइन R इज इक्वल टू v1/v2। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेरर मीडियम और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ डेंसर, है ना। उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या डेफिनेशन बताई थी कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जिस फैक्टर से कम होती है उसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये बताओ v1 है और v2 है, उनमें से कौन ज़्यादा रहा होगा? v1। तो अगर मैं कहूँ कि v1 को आप जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो वही तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 देगा, है ना भाई। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? जिस फैक्टर से वेलोसिटी कम हो रही है वो फैक्टर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो v1/v2 का रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहाँ अपन कह सकते हैं म्यू आई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और ये म्यू क्या हुआ? इसे बोलते हैं म्यू रिलेटिव। अब देखो मैं इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, म्यू रिलेटिव हमेशा अपन ये ध्यान में रखेंगे म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम, बस हमारे लिए म्यू की डेफिनेशन यही है। अब वो देखो इसको आप थोड़ा एक्सपैंड कर दोगे तो ये कह देते हैं कि v1/v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? μ1/μ2। ऐसे कभी कभी बुक्स में दे रखा होता है, फिर यहाँ कर देंगे रेरर, यहाँ क्या कर देंगे डेंसर, या कुछ अलग अलग चीज़ें दे रखी होती है। अपने को कुछ ध्यान में नहीं रखना, अपने को तो केवल ये ध्यान में रखना है कि म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता है? म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम। ज़्यादा किसका होगा? हमेशा डेंसर का होगा ना। अरे डेंसर का होगा तभी तो आप उससे ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। ये 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा से डिवाइड करोगे तभी तो v2 की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी ना, तभी तो वेलोसिटी डेंसर मीडियम की क्या हुई? कम हुई। तो हमेशा ही ध्यान में रखना म्यू रिलेटिव का मतलब म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम, यानी ये तो हुआ डेंसर का और ये क्या हो गया? रेरर का। ठीक है, तो ये ऐसे ही अगर अपने से पूछा जाए कि लैम्डा ऑफ रेरर अपॉन म्यू, ये क्या हो जाएगा? लैम्डा ऑफ डेंसर। मतलब रेरर मीडियम के वेवलेंथ में अगर आपने म्यू रिलेटिव का डिवाइड कर दिया तो किसकी वेवलेंथ आ जाएगी? डेंसर मीडियम की। ठीक, अब देखो यही उसी तरीके से स्नेल्स लॉ ये प्रूव हुआ है। अभी आपने देखा होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2/μ1। ये यूँ देखा होगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इस फॉर्म में आपने देखा होगा पहले, जो आपके 10th वगैरह में उसका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आया होगा, उसमें यही आता है। μ1 क्या होता है? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इंसिडेंट लाइट जो होती है उसका साइन आई इज इक्वल टू जिस मीडियम में वो एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन हुआ। ये आई जो होता है ना वो क्या होता है? इंसिडेंट एंगल, और ये आर क्या होता है? रिफ्रैक्टेड एंगल। हमेशा कहाँ से नापे जाएंगे? नॉर्मल से। ठीक है, तो ये नॉर्मल से सारी चीज़ नापी जाएगी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की। अब इसमें अगर मुझे लॉ बनाना हो तो पहला लॉ अगर अपन देखें तो स्नेल ने एक्चुअल में लॉ क्या दिया था? उसने बताया क्या था एक्चुअल में? उसने ये चीज़ बताई थी कि लाइट अगर रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है या फिर डेंसर से रेरर मीडियम में एंटर करती है तो उस लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से शिफ्ट होना वहाँ पे देखा जाता है। मतलब या तो वो अपने पाथ को, अगर होमोजीनियस मीडियम होता है तो सेम पाथ पे रहती है, पर अगर होमोजीनियस मीडियम नहीं है, अगर आपने मीडियम को चेंज कर दिया तो वो अपने पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी।
और वो डिफ्लेक्ट करने वाला जो फैक्टर होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक, अब अगर मैं कहूँ, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, मान लो लाइट अगर रेयरर से डेंसर में गई, लाइट अगर रेयरर से डेंसर की तरफ गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि एंगल कम हो जाता है। और कम क्यों हुआ, सोचो यहाँ पे अगर मैं कहूँ साइन आई, आप क्या कह रहे हो, ये μ2 ज़्यादा है और ये μ1 क्या है, कम। तो आप ऐसे देखोगे ना कि साइन r इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू रिलेटिव, एक टाइप से यही हुआ ना, μ2 इधर आया होगा, μ1 ये आया होगा, तो अपन μ2 बाई μ1 को ही तो म्यू रिलेटिव बोल रहे हैं। तो म्यू रिलेटिव का मतलब क्या है, म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम। तो ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है। अब किसी भी एंगल में 1 से ज़्यादा क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो एंगल कम हो गया होगा। और साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एंगल कम होता है तो यहाँ पे अगर साइन r कम होगा तो r भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई थी और दूसरा वाला जो मीडियम है वो अगर डेंसर मीडियम था, कुछ ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था, तो 45 से तो कम ही एंगल आएगा। भले वहाँ पे 44.5 ही है या 44.99 ही है, पर कुछ अमाउंट में तो वहाँ पे एंगल कम हो जाएगा। इसी जगह पे अगर मैं कहूँ कि डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे की तरफ चली जाती है। यही रीज़न होता है कि हमें पानी में रखी हुई जो चीज़ें होती है वो ऊपर नज़र आती है। उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। पहली डेफिनेशन तो रिफ्रैक्शन की क्या होती है, वेन एवर लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, रिफ्रैक्शन क्या होता है। when light enter from one medium to other medium, one medium to other medium, the path of light changes due to change in velocity and wavelength, due to change in velocity and wavelength. This phenomena is called as refraction. This phenomena is called as refraction. ठीक है, एक पॉइंट बना के लिख लेना। When light change its medium, when light change its medium, velocity and wavelength changes, but frequency remain constant. When light changes its medium, velocity and wavelength changes, but the frequency remain constant. And the factor by which it change, is called as refractive index. Is called as refractive index. ठीक है, दूसरी चीज क्या क्या ध्यान में रखनी है, ज़्यादातर ये वैल्यूज़ दी नहीं जाती है। एयर के लिए तो म्यू की वैल्यू 1, वाटर के लिए 4/3, ग्लास के लिए 3/2। ये वैल्यूज़ तो स्टैंडर्ड है, तो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ज़्यादातर वैल्यूज़ दी जाती है, पर ये कभी कभी क्या होता है, वाटर दे रखा होता है और वो कह देते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा। तो अपने हैबिट में आ जाना चाहिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पूछा जाए तो म्यू इज इक्वल टू 4/3, वाटर का म्यू होता है 4/3, ग्लास का पूछा जाए तो 3/2, है ना। और अपने से पूछा जाए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का ही होता है ना। एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, बाकी जो होता है। अब देखो इसके बहुत सारे कारण भी है, रिफ्रैक्शन से क्या क्या फिनोमिना अपन देख पाते हैं।
रिफ्रैक्शन से अपन क्या क्या फिनोमिना देख पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो अगर आप ये देखोगे तो आपने देखा होगा इवनिंग के टाइम पे सन का रेडिश नज़र आना, ऐसी सारी चीज़ें है ना। मॉर्निंग के टाइम पे भी अपन देखते हैं, तो ये सारी चीज़, तो ये जो बहुत सारे कारण है ना, जैसे आपने देखा होगा मिराज इफ़ेक्ट, वो आपके आगे भी आएगा TIR, है ना। मिराज इफ़ेक्ट में क्या होता है, आपने देखा होता है अपन रोड पे चल रहे होते हैं तो अपने को लगता है आगे पानी है, पर वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी नज़र नहीं आता, है ना। तो वो वाली चीज़, कभी कभी रोड चमकता हुआ नज़र आता है, या आप अगर मान लो कि उसमें रेतीले इलाके में होंगे तो आपको तो सारी चीज़ें वहाँ पे चमकती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी TIR हो रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्रैक्शन के फिनोमिना है जो अपन इसके अंदर देखेंगे, है ना। पहले तो अपन कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे। एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये तो अपन ने म्यू की वैल्यू चेक कर ली। दूसरा ये ध्यान में रखना, म्यू रिलेटिव की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या है, म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम, उसी से अपन सारे रिजल्ट डिराइव करेंगे और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं कि अभी तो अपन क्या है, रेयर से डेंसर में लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, जब उल्टा चलेंगे डेंसर से रेयर में लाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रेयर का कम होगा। तो वहाँ फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसको म्यू क्या लूँ। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, देखो वैसे तो ये क्या होता है, म्यू1 की जब अपन बात करें तो म्यू1 क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट जा रही है ना। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट से ही लाइट जाती है, तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट जा रही है। ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे ऑब्जर्वर है, या यूँ कह सकते हो जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगी। तो ये पहला प्राइमरी मीडियम हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये तो रेयर और डेंसर वाले पार्ट से, अगर लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो μ2/μ1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी या कम आएगी, सोचो। ये वो मीडियम है जिससे लाइट जा रही है और ये वो मीडियम है जिसमें लाइट एंटर करेगी। अब आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ज़्यादा होता है, कम होता है। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डेंसर का ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये रेशियो ज़्यादा आएगा कम आएगा, ज़्यादा आएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर डेंसर से लाइट रेयर में जाएगी तो डेंसर से लाइट रेयर में जा रही, तो अब हमारे लिए μ1 क्या हुआ, डेंसर वाला, μ2 क्या हुआ, रेयर वाला। तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा कम आएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें भी लॉ जो है वो वैसा ही है। पहला लॉ क्या था रिफ्लेक्शन का, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में होने का मतलब अगर XY है तो XY के अंदर ही ये सारे के सारे रहेंगे। तो इसमें भी यही है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे वो एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। एक तो पहला लॉ, ठीक है। पहला तो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों किस में होते हैं, सेम प्लेन के अंदर होते हैं। दूसरा वो अपन ने नोट के अंदर देख ही दिया कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ना। ये चीज़ कहीं पे ये वाला पॉइंट भी लिख लेना कि मिरर के केस में अगर मेरे से पूछा जाएगा तो नो फेज शिफ्ट, है ना। पर जब रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, मतलब कुछ पार्ट में लाइट इधर चलेगी, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो यहाँ रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट एंटर हो रही थी, ये रिफ्लेक्ट हो गया कुछ पार्ट, रिफ्लेक्ट, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर अपन कहेंगे कि ये जितने भी फेज से आ रही थी, जब इधर ट्रांसफ़र होगी तो 0 डिग्री या फिर 0 डेल्टा x, डेल्टा फाई 0
और 0 डेल्टा एक्स। यहाँ पे अगर अपन कहेंगे तो डेल्टा एक्स कितना λ/2 या डेल्टा फाई कितना 180 डिग्री। ये अपने को ध्यान में रखना है। जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी और मीडियम 2 अगर डेंसर है तो जो अपने से पूछा जाए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड कुछ पार्ट में हुआ है, तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ होगा उसमें तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस, वो स्ट्रिंग वाले केस से ही बता रहा हूँ मैं कि देखो ये लाइट स्ट्रिंग हो गई, ये हैवी स्ट्रिंग हो गई, तो लाइट से जब हैवी की तरफ जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने वाला तो λ/2 और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, यहाँ पे 0 डिग्री का। अगर ऐसा होता कि लाइट ऐसे है, यूँ है, और ये बोला हुआ है मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये वापस से बोला हुआ है डेंसर, और ये क्या है रेयरर, तो यहाँ पे कुछ पार्ट भाई ऐसे जानी चाहिए और ऐसे चली गई, ये तो रिफ्लेक्टेड है और ये क्या है रिफ्रैक्टेड। ये हैवी वाला है और ये लाइट वाला है। तो हैवी और लाइट में क्या फ़र्क पड़ता था, जब हैवी से रे चलाओगे तो ट्रांसमिट भी 0 डिग्री पे होती थी और डेल्टा एक्स भी कितना आता था 0। रिफ्लेक्शन होता था उसमें भी क्या होता था, डेल्टा एक्स भी 0 आता था और डेल्टा फाई भी 0 आता था। तो ये दोनों का फ़र्क पड़ेगा, इनका यूज़ करेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स के अंदर, पर ठीक है अपन देख लें, याद रहे, प्रैक्टिस में रहे तो बढ़िया है। μ1 μ2 μ3 μ4 μ1, μ1 μ2 μ3 μ1, ये मतलब ये दे रखे। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द एंगल बाय विच लाइट कम आउट फ्रॉम μ4 मीडियम टू μ1 मीडियम। आपको ये बताना है कि लाइट के जब इतने रिफ्रैक्शन होंगे 1 2 3 4 और फिर वापस 1 है, तो जब लाइट फाइनली वापस आएगी इस मीडियम में, किस में μ1 वाले में, तो आपको ये बताना है कि वहाँ पे इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। स्नेल्स लॉ लगाना है, मल्टीपल टाइम्स लगाते चलो। वेलोसिटी का बताया ना कि अगर ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर में जा रही है, तो डेंसर में वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसर में कम होगी तो अपन रेयर में किसका डिवाइड कर देंगे, वही म्यू ज़्यादा अपन में होगा, है ना। मल्टीपल टाइम्स स्नेल्स लॉ लगाओ और आप देखोगे कुछ अच्छा सा रिजल्ट निकलेगा। ये गई R1, फिर होमोजीनियस मीडियम में ये R1 होगा, फिर ये R2, फिर यहाँ पे ये R2 होगा, फिर यहाँ पे गई ये R3 और यहाँ पे मान लो ये R4 होगा। तो मुझे निकालना क्या है, R4 जिस एंगल से ये बाहर निकल रही है। तब कैसे लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, पहले इन दोनों के बीच में लगाते हैं। कैसे, जिस मीडियम से लाइट आ रही है μ1, कितने एंगल से आ रही है साइन आई, जिस मीडियम में जा रही है μ2, एंगल बना रही है मान लो साइन R1। इक्वेशन नंबर 1, या इसको इक्वेशन 1 मत बोलो, इसको बोलो कि साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों के लिए लगाओ, क्या लगाओगे, जिस मीडियम से लाइट आ रही है μ2, कितने एंगल पे आ रही है साइन R1, जिस मीडियम में जा रही है μ3 और कितना एंगल साइन R2, क्या आ जाएगा साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू μ3 बाय μ2, इक्वेशन नंबर 2। फिर अगला यहां से यहां तक पहुंच गए ना, अब क्या लिखोगे साइन R2 अपॉन साइन R3, यही तो लिखोगे, ये हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा μ4 अपॉन μ3, इक्वेशन नंबर 3, यही हो गया। अब इन दोनों के लिए लिखोगे तो क्या आएगा साइन R3 अपॉन साइन R4,
इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू, जिसमें जा रही है, किस में जा रही है, μ1 में, जहां से आ रही थी μ4। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। देखो वापस से अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वही किया है अपन ने, ये डायरेक्ट इक्वेशन मैंने इसी से लिखी है, आपको ये नहीं लिखना आता तो उससे देख लो। अब मैं बताओ इक्वेशन 1 2 3 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये साइन आई अपॉन साइन आई R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन R3 इंटू साइन R3 अपॉन साइन R4 इज इक्वल टू क्या था, μ2 बाय μ1 इंटू μ3 बाय μ2 इंटू μ4 बाय μ2 इंटू μ1 बाय μ4। ये आया, सही लिखा है मैंने। ये कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल, क्या आया, साइन आई इज इक्वल टू साइन R4, यानी आई इज इक्वल टू, क्या पता लगा कि कितने ही मीडियम से पास करा दो लाइट को, अगर सेम मीडियम में आ गई तो वहाँ पे पैरेलल शिफ्ट होगा। अब इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे पैरेलल शिफ्ट होगा। ये लाइट आई, मान लो ये घूमी होगी तो ये, फिर ये और हुई होगी, ठीक। इसकी आने वाली जो डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, ये वाली, जिस डायरेक्शन में ये आ रही थी, ठीक है ना, ये वो डायरेक्शन है जिसमें आ रही है। बाद में क्या होगा, जब ये घूमेगी, कितने हो गए, 1 2 3, अभी तो एक और है ना, 1 2 3 4 5 में घूमेगी, तो ये हो गया। अब जब ये यहाँ जाएगी ना तो लाइट कैसे निकलेगी, इससे पैरेलल, ये दोनों पैरेलल निकलेगी। मतलब आफ्टर कितने ही सेवरल मीडियम, 1000 भी मीडियम होंगे ना, तब भी अगर लाइट बाहर निकलने वाली है और उसी मीडियम में फाइनल मीडियम वही था, तो वहाँ पैरेलल शिफ्टिंग होगी। बीच में जो लाइट है उसके बहुत सारे रिफ्रैक्शन हो जाएंगे, पर बाद वाला जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम एंगल रहेगा, ठीक। क्या ये पैरेलल शिफ्टिंग निकाल सकते हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग अगर अपन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या। इधर का दिख रहा है क्या, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, और इधर बढ़ सकता हूँ क्या, यहाँ तक ही ना, ठीक। देखो मान लो अपने को पैरेलल शिफ्टिंग निकालनी है, तो इसको नीचे कर दो, इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइट ऐसे आई, ये अपना नॉर्मल। अब देखो थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी, इसलिए सभी लोग अलर्ट रहें, क्योंकि इसके अंदर गणित लगने वाली है। तो ये एंगल आई, ठीक, और ये है μ1, ये μ2 और ये μ1, ठीक। आपसे बोल दिया ये रेयरर है, ये डेंसर है, और ये क्या है, रेयरर। बताओ रे डायग्राम कैसा बनेगा। यहाँ पे जानी ऐसे चाहिए थी, तो ये मैंने इधर वाली डायरेक्शन बना दी कि यार ये है जिस डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक। अब इसको घुमाएंगे तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बनेगी। टूवर्ड्स द नॉर्मल में क्या होगा, ये ऐसे गई, ये अगर ये आर एंगल है तो ये भी आर एंगल। अब ये जब निकलेगी बाहर तो क्या होगा, ऐसे निकलेगी, कितना एंगल बनाते हुए, आई एंगल पे, क्योंकि सेम मीडियम में आ गई। तो मेरे लिए पैरेलल शिफ्ट कौन सी है, ये, यही है ना, पैरेलल शिफ्ट यही हो गई। अब इसको कैसे निकालें, बोलो। मेरे से पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन में लाइट कितना डेविएट होती है, रिफ्रैक्शन में लाइट कितना डेविएट होती है, क्या ये एंगल I माइनस आर होगा, यही तो डेविएटेड एंगल है या नहीं है।
अच्छा चलो मैं ये कहूँ कि लेट से कि दोनों मीडियम की जो ये मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो अपन मान रहे हैं कि लेट मीडियम थिकनेस कितनी है, टी है। तो कैसे निकालें, सोचो क्या करना चाहिए। मुझे ये निकालना है और ये तो बहुत इजी सा काम है। अगर आप ध्यान से देखो ये कितना है, टी। तो ये निकाल सकते हो क्या, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनियस, कितना आएगा, बोलो कितना आएगा यहाँ पे। यहाँ क्या अप्लाई करें कि cos r अप्लाई कर दो। मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ x, क्या लिखोगे t अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, t sec r, ये आ गया। पर ये थोड़ी निकालना है हमें, निकालना तो वो है। अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करें, cos i माइनस आर। तो यानी मेरा आंसर अगर ये है पैरेलल शिफ्ट का, पैरेलल शिफ्ट, तो मेरा आंसर पैरेलल शिफ्ट को अगर मैं बोल रहा हूँ p, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा साइन x साइन i माइनस आर। सही है क्या, x साइन i माइनस आर, क्योंकि हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, हो जाएगा। अच्छा ये बताओ x की वैल्यू कितनी है, ये कितना आएगा, साइन i cos r माइनस cos i साइन r। चलो इससे मल्टीप्लाई करो, अंदर कितना आएगा t, ये आ जाएगा साइन i माइनस ये कितना आ जाएगा, बोलो cos i tan r। अब इसको और कैसे रिमूव किया जा सकता है, म्यू की फॉर्म में अगर हम आंसर निकालना चाहते हैं तो क्या करें, म्यू की फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हैं क्या करें, सही बात है। परपेंडिकुलर बेस में भी अब उनको बुलाओ, इससे हालात हो गए तेरे। बोलो cos i और tan r, इनकी वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी। साइन i की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे साइन i और साइन r अपन अगर किसी एक ही फॉर्म में निकालना चाहें, इंसिडेंट की फॉर्म में, तो क्या मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकता हूँ क्या, tan r और cos i की। देखो कैसे रखेंगे, मुझे पता है साइन i अपॉन साइन r की वैल्यू μ2 बाय μ1 होती है। तो यहाँ से मैं साइन r निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, कितना आ जाएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन i। तो देखो एक चीज़ आप यहाँ देखोगे, साइन i फिर दोनों में कॉमन आ जाएगा, आएगा ना। तो ये वैल्यू अपन रखेंगे, नोट करो जल्दी। देखो ये आएगा भाई, ये साइन r की वैल्यू इतनी है, तो अपन क्या करेंगे, μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन i, ये आई। तो ये तो बन गया अपने परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया हाइपोटेनियस। तो मुझे tan r निकालना है, तो अपन ने वो tan r निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में पुट करो कि ये जो पैरेलल शिफ्ट थी p की वैल्यू क्या आने वाली है, p इज t साइन i माइनस cos i, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan r की वैल्यू μ1 साइन i अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर i, ये आ गया। अगर अपन यहाँ पे देखें तो साइन i दोनों में कॉमन, तो t साइन i 1 माइनस μ1 cos i अपॉन अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर i, ये आ जाएगा।
तो अब ये पैरेलल शिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आया। आप चाहो तो इसको और सही फॉर्म में लिख सकते हो, म्यू 1 से डिवाइड कर दोगे तो देखो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं कोस आई अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू रिलेटिव का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, लिख सकते हैं क्या? अभी बताया था मैंने, म्यू 2 बाई ये अंदर जाएगा अंडर रूट में तो स्क्वायर बनेगा, तो ये म्यू 2 बाई म्यू 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम यानी म्यू रिलेटिव का स्क्वायर। यहाँ म्यू 1 स्क्वायर से म्यू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये फाइनल पैरेलल शिफ्ट निकल के आई। अब देखो मैं अगर कहूँ कि मैक्सिमम पैरेलल शिफ्ट कितनी हो सकती है, क्या मैक्सिमम पैरेलल शिफ्ट कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम पैरेलल शिफ्ट के अंदर क्या होगा? आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? 90 डिग्री। ग्रेजिंग हो सकता है और तो क्या हो सकता है, मैंने बताया था ना, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस होता है और एक ग्रेजिंग होता है। तो ग्रेजिंग के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है, नॉर्मल में 0 डिग्री होता है। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना है? आई इज इक्वल टू 90 ग्रेजिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू 90 पुट करोगे तो पी टी साइन 90 1 माइनस कॉस 90 डिवाइडेड बाय दिस, ये पूरा आएगा है ना, ये कितना हो गया? 0। तो यानी क्या आ गया? पी टी के इक्वल। ये मैंने क्यों बताया? ये रिजल्ट है, ध्यान में रखना है। कोई भी लाइट पैरेलली कितना शिफ्ट हो सकती है? जितनी थिकनेस ऑफ मीडियम है उससे ज़्यादा पॉसिबल चीज़ ऐसी नहीं होगी कि वहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग उतनी हो जाए। तो ये ध्यान में रखना, किसी भी मीडियम से अगर पैरेलल शिफ्टिंग हो रही है तो मैक्सिमम पॉसिबल कितनी होगी? जितनी उसकी थिकनेस होगी। अब देखो मैं उसकी बात करता हूँ, ये तो अपन नोट कर लेंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अब उसी पे अपन वापस आते हैं, एपरेंट शिफ्ट क्या होती है और रियल चीज़ क्या होती है। हम कौन सी चीज़ें देखते हैं? मैंने आपको बताया था, जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे हमें दिखाने की कोशिश करती है। और उसी का कारण ये होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आगे जाके अपन लेंस वगैरह में देखेंगे तो लेंस वगैरह में भी यही चीज़ होती है कि अगर किसी को धुंधला नज़र आता है या जिनके मतलब स्पेक्स वगैरह लगे रहते हैं, है ना, तो उनको क्या प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी जो शार्पनेस है वो रिड्यूस हो चुकी होती है, पावर जो होती है वो लेंस की बढ़ जाती है, जिसको एडजस्ट करने के लिए वो स्पेक्स वगैरह को पहनते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि उनकी जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही होती है वो जहाँ पे मीट करनी चाहिए वहाँ पे उसकी इमेज उतनी शार्प नहीं बन पाती, क्योंकि वो उस जगह मीट नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, अपने खुद का आई लेंस जो होता है, आई लेंस तो जानते हो ना, अपने अंदर भी एक आई लेंस फिट है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने खुद ने जो स्पेक पहना और आपका जो आई का जो लेंस है, दोनों के लेंस को कंबाइन करके आपने क्या कर दिया, एक लेंस बना दिया, जिसकी वजह से जहाँ आप इमेज बनाना चाहते थे अब वो वहाँ पे इमेज बन चुकी है, जिसकी वजह से शार्प इमेज बन गई। पर किसकी वजह से हुई है? जो रिफ्रैक्टेड रे, ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रे थी उसको आपने देखा। अब होता है ना, कुछ लोग को पास का नहीं दिखता, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता, किसी को दोनों का ही नहीं दिखता, है ना। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि उसमें आप लोगों को मतलब दो टाइप के होते हैं ना, बायो वाले जानते होंगे, मायोपिया और, तो वो दोनों की वजह से होता है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मान लो पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर कोई फिश रखी हुई है तो अगर मैं दूर से देखूंगा, किससे? दूर से देखूंगा, मतलब नॉर्मल नहीं देख रहा, दूर से देखूंगा तो मुझे फिश वहीं दिखेगी जहां पे वो थी। अगर मैं ग्लास, जैसे मैं आपको बताऊं, ग्लास में रखा हुआ जो कांच का ग्लास होता है उसमें अगर आपने पानी भर के कॉइन डाल दिया तो कॉइन ऊपर नज़र आता है। रीज़न, क्योंकि अपन ऊपर से देखते हैं, क्रॉस सेक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू द डेप्थ। जब आपके डेप्थ के कंपैरिजन में क्रॉस सेक्शन कम होगा या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा तो चीज़ें क्या होती है, किसी भी मीडियम में रखी हुई चीज़ हमारे को ऊपर उठी हुई नज़र आती है। यही कारण होता है जब अपन पेंसिल को देखते हैं तो ग्लास में रखी हुई होती है तो पेंसिल क्या होती है, ऊपर तो अलग दिखती है, नीचे अलग दिखती है, वो थोड़ी अपने को टूटी हुई नज़र आती है। पर जैसे आप पानी से बाहर निकाल लोगे ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऐसे अगर अपन पूरे पॉन्ड वगैरह में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉन्ड में क्रॉस सेक्शन एज कम्पेयर टू डेप्थ क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो वहीं पे आपको नज़र आता है। अब देखो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होती है रियल डेप्थ और एक होती है एपरेंट डेप्थ। इनको थोड़ा समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही चीज़ें आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं,
इससे वही क्वेश्चन बनेंगे। एक तो अपन पहला बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, एक फिश बर्ड दोनों आपस में देख रहे हैं, अब वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होगी, मान लो लेवल ऑफ वाटर कम हो रहा है या वो आपस में मूव कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो पहले इसमें चीज़ समझना है कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होती है। रियल डेप्थ तो वो होती है जहाँ पे वो एक्चुअल में है, रियल डेप्थ तो वो होती है जहाँ पे वो एक्चुअल में है, मतलब जहाँ से एक्चुअल में रे स्टार्ट हुई है। एपरेंट डेप्थ वो होती है जहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें नज़र आ रहा है। दोनों में फ़र्क है। अगर अपन पॉन्ड के अंदर देखेंगे तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होगी, सेम, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्ट वहीं दिखता है जहाँ पे वो एक्चुअल में है। पर जब अपन बात करेंगे कम क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में फ़र्क क्या जाता है, रियल डेप्थ तो ज़्यादा रहती है और एपरेंट डेप्थ कम हो जाती है। जब आप रेयर से डेंसर में देखोगे, उल्टा करोगे तो जब आप डेंसर से रेयर में देखोगे तो चीज़ें, जैसे अगर मान लो आप स्विमिंग पूल वगैरह में होगे तो आप ये देखोगे, जब आप मान लो आपने को वो ग्लास पहना हुआ है जिससे आप पानी के अंदर देख सकते हो, तो आप ये देखोगे कि जो ऊपर कोई भी चीज़ होगी ना तो एक्चुअल में जितनी जगह पे थी वो उससे थोड़ी आगे नज़र आएगी। बाहर वाला देखेगा तो वो आप ऊपर उठे हुए नज़र आओगे और नीचे वाला देखेगा तो वो बड़ा हुआ नज़र आएगा। अब इसका कारण क्या है, देखो इसका रे डायग्राम अपन बनाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कॉइन, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, रे हमेशा वहाँ से चलती है जहाँ हम जिसको हम देखना चाहते हैं। किसको देखना है, कॉइन को, तो रे कहाँ से चलेगी, कॉइन से। तो ये हमारा हो चुका है डेंसर मीडियम और ये क्या हो चुका है, रेरर मीडियम, ठीक है। यहाँ से रे चली, अब आपने क्या बोला था, क्या चीज़ बोली थी कि जब कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से अवे, अवे। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया हमारा, जानी ऐसे चाहिए थी पर ऐसे चली जाएगी, और ये हमारी आंखें, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रहे ना, इसको बढ़ाओ पीछे की तरफ, तो ये जो कॉइन था वो कहाँ नजर आया, यहाँ। तो मैं ये क्या कहूँगा कि ये तो हमारी क्या है, रियल डेप्थ जो एक्चुअल में थी, और हमें दिखाई कौन सी दी, एपरेंट, ठीक है। तो अगर अपन कहें कि मान लो ये कैपिटल H है और ये वाला स्मॉल h है, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं μ1 है और ये क्या हो गया, μ2 है, ठीक है। तो अब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो मुझे पता है ये I एंगल है, ये वाला भी कितना रहा होगा, I, यही होगा ना। ये वाला एंगल कितना है, R, तो ये बड़ा वाला एंगल भी कितना रहा होगा, तो ये वाला भी कितना रहा होगा। समझ में आ गया, ये तो होमोजीनियस मीडियम के अंदर है ना। अब इसको बोल देते हैं मान लो O, ये हमारा हो गया B, ये हमारा था A और ये हो गया A डैश। तो मुझे दिखा कौन, A या A डैश, A डैश दिखा हमें, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल OAB में। किस में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल OAB में। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें अपन 10i की अप्लाई करें, 10i तो कितना आएगा, 10i की बात करोगे तो OB अपॉन AB, तो ये आया OB अपॉन AB कितना है, कैपिटल H जो आपने बोला हुआ है, ठीक। अब मुझे बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने क्या कहा, आप ऊपर से देखोगे तो ये इंसिडेंट एंगल क्या होगा, बहुत कम, क्योंकि अगर आप दूर से देखोगे तो चीज़ें वहीं नज़र आने वाली है, पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। आप चाहो तो ऐसे देख लो कि ये क्रॉस सेक्शन कम है और ये डेप्थ ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर रे चलेगी भी सही तो ये देखो कितना सा एंगल आ रहा है, एंगल कम आ रहा है। इसका मतलब ये आई एंगल जो आने वाला है ये बहुत कम आने वाला है। तो अगर आई स्मॉल होगा तो यहाँ 10i क्या आ जाएगा, आई की इक्वल, तो यहाँ से क्या आया, I इज इक्वल टू OB अपॉन H, इक्वेशन नंबर 1। और यही I किसके इक्वल होगा, साइन I के, ठीक है। अब मुझे बताओ ट्राइंगल
ओ ए डैश बी के अंदर अगर मैं 10R अप्लाई करूं तो क्या आएगा 10R, तो ये तो ओ बी तो वो का वही, तो ये आ जाएगा ओ बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डैश बी, जिसे अपन ओ बी अपॉन स्मॉल एच कर सकते हैं। अब अगर आई स्मॉल है तो आर कौन सा ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो आर भी यहाँ पे क्या है स्मॉल, तो अगर आर स्मॉल होगा तो यह आ जाएगा 10R इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू साइन आर, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू ओ बी अपॉन स्मॉल एच, ये इक्वेशन नंबर 2। साइन आई अपॉन साइन आर कितना होगा, नहीं ऐसे याद मत रखो म्यू। अब यहाँ क्या लिखोगे बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर क्या लिखोगे, ऐसे लगाओ, जहाँ से रे चली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी, इज इक्वल टू जहाँ पे रे गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू 2 और वहाँ का रिफ्रैक्टेड एंगल आ जाएगा वहाँ पे, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक, तो यहाँ पे अपन डिवाइड करके निकाल सकते हैं, नोट कर लिया था। चलो ये अपन ने म्यू 1 माना है ना, नहीं सर वो वाले हाँ इसमें क्या सर आपने cos is equal to t upon x करा, हाँ यहाँ पे आपने u2 और u1 को नहीं लिया आपने, तो उधर से u1 sin है तो कर लिया, तो इधर भी तो कर सकते हैं। मैं समझा नहीं, ये टी वाली चीज़ तो आपने ले ली, इसकी इस लाइन की कह रहे हो क्या? नहीं सर ये वो r जो एंगल है ना, हाँ इस sin r is equal to u2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ से काम करना किस में इसके अंदर, नहीं वो u2 डेंसर है ना, हाँ तो उसको cos i की u2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, कोस आई को म्यू 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं ना, पर उसमें फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट वो नहीं बन के आएगा जो अपन देख, ऐसे तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादातर क्या होता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होता है, तो अपने को सारा रिजल्ट जो निकालना होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की फॉर्म में निकालना होगा। तो ये अगर पैरेलल शिफ्ट निकालनी होगी तो वो उसका फॉर्मूला हो गया इन फॉर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहाँ जो तुम निकालोगे वो रिफ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की फॉर्म में। तो पहले अपने को रिफ्रैक्शन निकालना रहा, अगर अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में एंगल ऑफ इंसिडेंस पुट करेंगे तो ठीक रहेगा। हो गया ये? चलो एक बार ये देख लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या अप्लाई करेंगे, जहाँ से रे चली म्यू 1 से चली, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू म्यू 2 और यहाँ पे कितना साइन आर, तो यहाँ अपने को क्या चाहिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, है ना, पर म्यू 2 कम है यहाँ पे म्यू 2 क्या है कम है, या आप ऐसे देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, क्यों, क्योंकि ये तो कम है और ये क्या है ज़्यादा है। ठीक, अब मुझे बताओ इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, कितना आया ओ बी अपॉन कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच अपॉन ओ बी, तो ये आ गया एच अपॉन कैपिटल एच आ गया। ये ए इक्वेशन बोल दो, ये बी इक्वेशन बोल दो, तो क्या करें, दोनों से हमने देखा कि एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, यहाँ से क्या आया एच इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन म्यू रिलेटिव, समझ में आ गया। यानी ये तो क्या है जो दिखाई दिया, और ये क्या है जो एक्चुअल में है ना। अब यहां पे देखना, अगर मैं कहूं कि शिफ्टिंग बताओ, क्या पूछा जाए शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग का मतलब क्या है, था तो यहाँ पे दिखा यहाँ दिया, तो शिफ्ट कितना हुआ, ये आ जाएगा h माइनस स्मॉल h, क्या जाएगा h माइनस एच अपॉन म्यू रिलेटिव,
तो अब देखो यहाँ कितना आ गया, h1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। तो अब मुझे ऐसे ध्यान में रखना है कि जो शिफ्टिंग होती है वो कितनी होती है, h1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। ठीक है, अब मुझे कितने ही मीडियम दे रखे हो ये ध्यान में रखना। ये अपन ने किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, उसके सराउंडिंग मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला है। अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें अगर मान लो बहुत सारी स्लैब होगी तो क्या होगी। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर स्लैब की थिकनेस अपने को पता है, ये h क्या है बेसिकली ये क्या है, देखो बिल्कुल डेप्थ पे रखा हुआ है। तो डेप्थ पे रखा हुआ है इसका मतलब ये h हुआ ना। तो ऐसे अगर मैं स्लैब कह देता कि इसकी जगह मैंने कोई स्लैब लगा रखी है तो स्लैब की थिकनेस ही हो जाती है यहाँ पे h, है ना। तो h1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। तो जैसे मान लो मेरे को ये दे देते कि ये स्लैब है जिसकी 5 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको दे रखा है 3/5, सॉरी 5/3 और ये 1 है। तो बताओ कितना लाइट में शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग कैसे निकालोगे, यहाँ शिफ्ट आ जाएगा, शिफ्ट की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 5/3। समझ में आ गया। तो अभी 5/3 करोगे तो 3 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो क्या आया 1 माइनस 3/5, ये कितना हो गया 2/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ होगा तो उसमें शिफ्टिंग जो आने वाली है वो इस स्लैब के रखे होने से कितनी की आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर की। अब वो तो अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे सारी चीज़ें एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन, है ना।